अस्सलाम वालेकुम। हम कैम्ब्रिज ओ लेवल्स की पाकिस्तान स्टडीज़ की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ बना रहे हैं। इस सिलसिले में आज जोग्राफ़ी का एक यूनिट है, क्लाइमेट ऑफ पाकिस्तान। उसके पास पेपर्स की डिस्कशन हम करेंगे। तो शुरू करते हैं। डायरेक्टली हम टॉपिकल्स को से स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिकल जो है, पहला सवाल जो मेरे सामने है, एक्सप्लेन वाई द मानसून विंड दैट इज़ शोन डेवलप्स। एक डायग्राम है, उसमें मानसून विंड्स को दिखाया गया है। पूछ ये रहे हैं कि मानसून विंड्स क्यों होती हैं। तो वाई मानसून का क्या जवाब है भाई? हमने काफ़ी तफसील से इस पर वीडियो में भी काम किया था और इसको हम वैसे भी डिस्कस कर सकते हैं। आप बताइए अनाबिया ईमान, हवाएं क्यों आती हैं? हम दूसरा माइक भी ऑन करते हैं। जी, देखिए प्यारी प्यारी बच्चियों को याद नहीं आ रहा। यार नहीं आ रहा ना, तो माइक का खौफ कितना होता है कि उसको देख के चीज़ें भूल जाती हैं। देखिए मानसून विंड्स के बारे में हमने क्या बात की थी कि ये रीजन जो है वो ऐसा है कि इस पे एक बहुत बड़ा समंदर है जो कि इक्वेटर को फेस करता है। इंडियन ओशन का एक बहुत बड़ा पार्ट इक्वेटर को फेस करता है और जिसकी वजह से वहाँ पे ड्यूरिंग द समर बड़ी तेज़ी से एवेपोरेशन होती है। उस एवेपोरेशन की वजह से जो विंड्स हैं वो ट्रैवल करती हैं टुवर्ड्स लैंड गर्मियों में, और सर्दियों में तो ट्रैवल करती हैं टुवर्ड्स सी। गर्मियों में मॉनसून जो है वो इक्वेटर पे धूप पड़ने की वजह से जो राइज़ होता है तो वो टुवर्ड्स लैंड ट्रैवल करता है। सर्दियों में जो है वो पानी ठंडा ज़्यादा होता है निस्बतन, और लैंड से जो है वो एयर ट्रैवल करती है टुवर्ड्स सी। तो ये साल में 2 दफ़ा मानसून की विंड्स जो हैं वो मूव करती हैं। लेकिन बरसात ज़्यादा जो बरसती है वो गर्मी वाले में महसूस होती है आपको, क्योंकि नीचे से ऊपर जब आती है तो समंदर अपने साथ पानी भी लेके आ रहा होता है, समंदर की हवाएं। याद आ रही है कोई बात? सो मानसून विंड्स जुलाई से सितंबर में क्यों होती हैं? फिर अगला सवाल है, डिस्क्राइब द रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन shown in figure 2 and explain how it is caused by the monsoon winds। अच्छा जी, देखें जी ये डायग्राम है और इस डायग्राम में देखें कि मुख्तलिफ जगह पे कितनी रेनफॉल हो रही है, वो डॉट से दिखाया हुआ है इन्होंने। देख रहे हैं आप नाबिया बाजी? ये डॉट्स से पता चल रहा है, जहाँ बिल्कुल कम डॉट्स हैं यहाँ पे रेनफॉल बहुत कम है। ये जो पहली बार है ये 25 mm को दिखा रही है, ठीक है। फिर 125 mm, फिर 250 और फिर 500 और उससे ज़्यादा। तो आप गौर करें कि कहाँ ज़्यादा रेनफॉल है। तो सबसे ज़्यादा रेनफॉल जो आप देख सकते हैं, लंबी लंबी लाइनें जो लगी हुई हैं या क्रॉस जो लगा हुआ है, तो एक तो ये क्रॉस लगा हुआ है, पोटोहार प्लेट्यू का सबसे ज़्यादा रेनफॉल है, ठीक है। मानसून विंड इन्होंने देखा ही कि कहाँ से आ रही है। ये चूँकि ये ऐसा लग रहा है जैसे कि खाली जगह से आ रही है, खाली जगह नहीं है, ये इंडिया है पूरा। और अगर इसको देखें तो ये पाकिस्तान के साथ ये इंडिया का पूरा ये लगा हुआ है ना। ये पाकिस्तान को अगर आपने यहाँ पे क्लोज किया तो ये इंडिया साथ में है, तो ये इंडिया से ये यहाँ से आ रही हैं असल में। ये मानसून विंड जो है वो यहाँ से आ रही हैं, इंडियन ओशन से चलती हुई। और डायरेक्ट यहाँ से क्यों नहीं घुसी थी, मैंने बताया था आपको कि बीच में ये जो इनकी नोक निकली हुई है ये इसको इस तरफ कैप्चर कर लेती है ज़्यादातर दफ़ा, वरना यहाँ भी आती हैं लेकिन ज़्यादा ट्रैवल यहाँ से कर रही होती है। ठीक है, तो अब सवाल क्या था? सवाल फिर बीच में रह गया। डायग्राम तो दिखा दी हमने। तो रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन फिगर 2 में दिखाइए कि रेनफॉल मानसून की वजह से क्यों होती है। अगेन फिर वही बात है, मानसून को आपने एक्सप्लेन किया, पानी क्यों एवेपोरेट होता है गर्मी में, वो लैंड की तरफ क्यों ट्रैवल करता है, और जब वो ट्रैवल करता है तो वो टूवर्ड्स दीज एरियाज़ जो कि जहाँ पे कि ज़्यादा इन्होंने रेनफॉल को शो किया उधर ज़्यादा बरसती हैं बारिशें। तो ये पंजाब है, अपर पंजाब है, अपर पंजाब की तरफ ज़्यादा बरसात होती है मानसून की।
और अपर पंजाब की तरफ क्यों आती है? क्योंकि विंड जिस तरह से ट्रैवल करती हैं ये इंडिया में से होती हुई। बात समझ आती है? आती है। अगला सवाल पूछ रहे हैं, हाउ मेनी स्टॉर्म्स एंड हेवी रेनफॉल कॉज प्रॉब्लम फॉर पीपल इन पाकिस्तान? हाउ में तूफान आएंगे, बरसात ज़्यादा होगी तो पाकिस्तान के लोगों को क्या मसाइल हो सकते हैं? ऐसी लिस्ट बता दें कोई दो चार मसाइल की। माइक पकड़े, बिल्कुल ही सन्नाटा है, कुछ ज़रा ऐसे ही कुछ मसले बताएं आपके ख्याल से। पाकिस्तान में रेनफॉल होगी तो क्या मसले होंगे? कोई एक मसला। फ्लडिंग। फ्लडिंग क्यों? फ्लडिंग क्यों होगी पाकिस्तान में? रेनफॉल। दो तीन बड़ी बड़ी बातें हैं फ्लडिंग होने के बारे में, हमने बात की थी फ्लड्स क्यों आते हैं पाकिस्तान में। एक तो हमने बात की थी कि पाकिस्तान के जो पास डैम्स नहीं हैं एक्सेस पानी को रोकने के लिए, क्योंकि हमने फ्लडिंग के बारे में आपको याद है बात की थी कि फ्लड जो है अगर कंट्रोल हो जाए थोड़ी देर के लिए भी, पानी के फ्लो को थोड़ी देर के लिए भी आप रोक सकें तो एक साथ पानी किसी एक जगह पे जमा नहीं करने देते आप, इस साथ से वो पानी गुजर जाता है, फ्लडिंग नहीं होती है ना। तो एक तो पाकिस्तान के पास डैम्स नहीं है, फिर पाकिस्तान के जो वाटर चैनल्स हैं वो ब्रॉडन नहीं है, उनके अंदर रुकावटें लोग खड़ी कर देते हैं, पानी का जो फ्लो है वो तोड़ने के लिए बहुत सफ़ा उसमें कच्चे में लोग जाके आबाद हो जाते हैं। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान को हैवी रेनफॉल और फ्लडिंग स्टॉर्म्स की वजह से प्रॉब्लम आता है। फिर सिटीज़ की, अभी तो देहात की बात करें, सिटीज़ में वाटर ड्रेनेज का प्रॉपर सिस्टम नहीं है हमारे यहाँ। जब बरसात होती है तो पानी खड़ा हो जाता है और जो है वो फ्लैश फ्लडिंग तक हो जाती है। फ्लैश फ्लडिंग क्या होती है? बारिश इतनी नहीं होती लेकिन एक तरफ कई तरफ से एक साथ पानी एक जगह जमा होना शुरू हो जाए तो वो बहुत ज़बरदस्त भर जाता है पानी, तो बहुत ज़बरदस्त फ्लड का बाइस बनता है। मकान डूब जाते हैं, जायदादें डूब जाती हैं। ठीक है, कहे ना एक एक गिलास बारिश हुई है लेकिन एक एक गिलास जो है वो 1 लाख, एक एक गिलास एक जगह जाकर डंप कर दें तो सारे एक लाख गिलास जो है बहुत सारा पानी बन जाएंगे। तो पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ़ इलाक़ों के मसाइल हैं जो कि बारिश की वजह से सामने आते हैं, उनका ज़िक्र करना है। और ये आप कर सकते हैं ना, आप देख रहे हैं, आपने देखे हुए हैं ना मसाइल, आप कई बारिश में कराची की बारिश में निकले हैं ना? हैं? आप मरी में भी बारिश में गए हैं या कागान नारान में भी गए हैं बारिश में, देखा है ना आपने वहाँ पे क्या होता है। बारिश का तीसरा मसला है हमारा लैंड स्लाइडिंग, एरोजन ऑफ लैंड, पहाड़ों पे से तोदे गिरना शुरू हो जाते हैं, सड़कें बह जाती हैं, क्योंकि हमने दरख्त बहुत काट लिए हैं तो हमारे पहाड़ों की मिट्टी भुरभुरी हो गई है, जिसकी वजह से हमारे बहुत सारी रोडें बह जाती हैं फ्लडिंग के अंदर, जिसकी एक मिसाल मौजूद है। अभी जो फ्लड आए थे उसमें नॉर्दर्न एरियाज में सड़कें बह गई थी। सारी बातें आपसे डिस्कस हुई भी हैं। फिर एक और फिगर है, आप लोगों को लग रहा है, वीडियो देखने वालों को लग रहा होगा कि दो माइक खुले हैं इस वक्त? नहीं लग रहा होगा ना, उनको लग रहा होगा एक ही माइक खुला हुआ है। विच शोज द क्लाइमेट ऑफ मिसगार with reference to figure explain why Hunza river increases in volume in the summer month। एक डायग्राम है उसमें समर मंथ्स के अंदर दरिया बह रहा है और विंटर मंथ्स में जो है वो नहीं बह रहा है, वॉल्यूम ऑफ जो दरिया है वो ज़्यादा है, रेनफॉल स्नोफॉल का वॉल्यूम भी ज़्यादा है। तो समर में रेनफॉल भी ज़्यादा है, ये देखिए जून जुलाई में सबसे ज़्यादा रेनफॉल है, और समर के अंदर टेम्परेचर भी ज़्यादा है, इसकी वजह से पहले से पड़ी बर्फ़ भी पिघल रही होगी। 2 नंबर का है, दो बातें यही हो गई, सब मैं ही बताए जा रहा हूँ, आप लोगों ने चैप्टर नहीं पढ़ा है ना, तो आपकी तरफ से आवाज़ क्यों नहीं आ रही? अगला सवाल है, हाउ टोपोग्राफी एंड क्लाइमेट अफेक्ट द लाइव्स ऑफ पीपल इन माउंटेन एरियाज, यूज़ द नॉलेज ऑफ माउंटेन एरियाज एंड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम फिगर टू हेल्प यू। तो ये बताइए पहाड़ी इलाकों का मौसम और पहाड़ी इलाकों का टोपोग्राफी, टोपोग्राफी मतलब उनका मुश्किल गुजार रास्ते जो हैं, इससे उनकी लोगों की ज़िंदगी पे क्या फ़र्क पड़ता है। जब मौसम की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि वहाँ पे सर्दियों में बहुत सख्त सर्दी होती है, जिसकी वजह से वहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं कर पाते हैं सर्दियों में, लाइवलीहुड डिफ़िकल्ट होता है, ट्रांसह्यूमेंस होती है। कुछ याद आ रहा है? सुनो सुनो लग रहा है, क्या होता है ट्रांसह्यूमेंस? सीजनल माइग्रेशन।
सीजनल माइग्रेशन का लफ्ज नहीं यूज करना चाहिए, वरना तो इसको सीजनल माइग्रेशन ही कह रहे थे, ट्रांसह्यूमेंस क्यों कह रहे हैं फिर? ठीक है, एक बच्ची है उसका नाम है जानवर उसको सना। लेकिन अब सना क्या, सना पता है किसका नाम है? अनाबिया का। तो अनाबिया ही बोलते थे, सना क्यों बोल रहे हैं? तो ट्रांसह्यूमेंस अलग से लफ्ज है, तो सीजनल माइग्रेशन नहीं है, बल्कि सीजनल माइग्रेशन कहते हैं उसको, जैसे कि जब गंदम की कटाई का टाइम होता है तो लोग वापस गांव चले जाते हैं, फिर गंदम की कटाई खत्म हो जाती है तो लोग वापस इधर आ जाते हैं, कपास की कटाई का टाइम आता है तो उधर चले जाते हैं, ठीक है, मौसम ऐसा होता है तो यहाँ चले जाते हैं। तो ये लोग जो कर रहे हैं इसको कहते हैं, स्पेशली सर्दियों में खुराक का ख़त्म हो जाना इस बात का बायस बनता है कि पहाड़ों से नीचे उतर आते हैं अपने जानवर लेकर, और जब गर्मियाँ आती हैं तो वापस ऊपर चले जाते हैं अपने जानवर लेकर। ये ट्रांसह्यूमेंस एक खास टर्मिनोलॉजी है। ठीक है, बात समझ आ रही है? और क्या है इनका, मौसम की वजह से क्या फ़र्क पड़ता होगा, इनकी ज़िंदगी पे क्या असर पड़ता होगा? सर्दी बहुत ज़्यादा है तो टेम्परेचर जो है उन लोगों के लिए प्रॉब्लम करता होगा। सर्दियों में बर्फ़ जमा होने की वजह से ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है। सर्दी में बर्फ़ जमा, एग्रीकल्चर तो मैंने बता दी ना, एग्रीकल्चर एक प्रॉब्लम है कि उगा नहीं सकते होंगे। ट्रांसपोर्टेशन एक दूसरा प्रॉब्लम है जब कि वो बारिश होती आ जा होगी नहीं तो सकते होंगे, लैंडस्लाइडिंग होती होगी। लैंडस्लाइडिंग्स होती होंगी। अच्छा, मौसम की वजह से ही कुछ पॉजिटिव बात भी बता देते हैं कि इस तरह का मौसम जब सर्दियों में बर्फ़ पड़े और गर्मियों में भी ठंडा रहे तो ये मौसम जो है वो ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट करता है टूरिज़्म को। तो बहुत बड़ी टूरिस्ट इकॉनमी इनकी है, लोग आते हैं, कुछ भी नहीं करते, मतलब एक वो बात नहीं है कि अचानक आज सुबह जो है वो आपकी छत के ऊपर अल्लाह ताला एक बहुत बड़ी सी भैंस उतार दें और वो इतना दूध देती हो, इतना दूध देती हो कि आप रोज़ाना 50 बाल्टियाँ भर भर के मार्केट में ले जाके बेचते हो। तो आपको करना क्या है? आपको खाली गाय का दूध निकालना है और जाके मार्केट में बेचना है ना? तो कैसे अल्लाह ताला की तरफ से खुद ब खुद एक कुदरती गाय मिली हुई है, आप उसका दूध निकाले जा रहे हैं। आपको पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, आपने मेहनत करनी नहीं करनी, बस गाय तो दूध दे ही जा रही है। बिल्कुल इसी तरह से जब किसी इलाके में टूरिज़्म डेवलप हो जाता है ना, तो वहाँ खुद ब खुद कस्टमर तो आए जा रहे हैं। आपको क्या करना है, बस अल्लाह ने जो आपको खूबसूरती दी है वो आपने नहीं पैदा की, वो अल्लाह ने पैदा कर दी उस जगह खूबसूरती, वो मौसम आपने नहीं पैदा किया, वो अल्लाह ताला ने वहाँ बना दिया। अब आप उसको कैश कराते रहें, बस लोग खुद ब खुद आएंगे, आपके इलाके में आके रहेंगे, आप घर बना के लोगों को आ जाओ, अंदर आ जाओ, किराया दे दो, लोग किराया दे देंगे। आप वहाँ पे रोटी पका के भेज दें, लोग खाना खाने के लिए बेतहाशा लोग मौजूद हैं कि जी कोई मुनासिब खाना दे दे हमें। तो नेचुरली जब आप किसी इलाके को की बुराई कर रहे हैं ना, मतलब बुराई से मुराद उसके मसले बता रहे हैं कि सर्दियों में ये प्रॉब्लम है और गर्मी नहीं मिलती और एग्रीकल्चर नहीं होता और ये लैंडस्लाइडिंग होती है, सारे मसले बता रहे हैं, लेकिन उसकी पॉजिटिव जो एंगल है वो ये है कि नेचुरली वहाँ पे खुद ब खुद कस्टमर पहुँच रहे हैं, उनको उनको एडवर्टीजमेंट नहीं करनी पड़ रही कि आओ आओ यहाँ पे आओ, मेरे इलाके में आओ, बल्कि खुद ब खुद उस इलाके की जो खूबसूरती और क्लाइमेट है वो नेचुरली एडवर्टाइज कर रहा है कि लोग वहाँ पहुँचे। ठीक है, तो लोगों की ज़िंदगी है, लोगों की एजुकेशनल साइकिल बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। ज़िंदगियों पे क्लाइमेट का असर, तो क्या क्या असरात हो सकते हैं, हमने एग्रीकल्चर देख लिया, हमने ट्रांसपोर्टेशन देख लिया, हमने टूरिज़्म देख लिया, उनकी जो एजुकेशनल जो साइकिल है वो हम बाकी मुल्क से बिल्कुल डिफरेंट होती है। पता है बात आपको, उनके यहाँ गर्मियों की छुट्टियाँ नहीं होती, जब गर्मियों ही में तो पढ़ाई होगी, उसमें छुट्टियाँ दे दें तो कहाँ जाएंगे? सर्दियों में तो घर से नहीं निकल सकते, जब एक्सट्रीम सर्दी होगी तो 2 महीने की छुट्टियां सर्दियों में होंगी उनके यहाँ, कि भाई बच्चा घर से ही निकल सकता, बर्फ़ ही बर्फ़ है हर तरफ, है ना? तो उनकी जो एजुकेशनल साइकिल होती है वो मुख्तलिफ होती है। तो फिर हम वापस, मैं तो ऐसा लग रहा है चैप्टर पढ़ाना शुरू कर दिया मैंने, आप लोगों ने पढ़ा हुआ नहीं है, ऐसा है कुछ। ये वो बच्चा जो आया था ना, क्या नाम था उसका? अमर वो भी अम्मार। अच्छा, अम्मार जो आया था, अम्मार नहीं है ना आज क्लास में, वरना वो अच्छे अच्छे जवाब दे रहा होता। आप लोग तो खामोश बैठे हैं, ऐसे भी है। ऐसा नहीं है तो फिर जवाब दीजिए ना, शाबाश। अच्छा, फिर आप कहें कि अगला सवाल पूछ रहे हैं, द वाटर ऑफ द हुंजा एंड अदर रिवर्स फ्रॉम नॉर्दर्न एरियाज इज गुड टू इरिगेट फार्मलैंड पंजाब, एक्सप्लेन हाउ फ्लो ऑफ वाटर इज कंट्रोल्ड। वाह, पूरा सेंटेंस कुछ और था और आखिर में सवाल कुछ और पूछ लिया। सवाल पूछ रहे हैं फ्लो ऑफ वाटर कैसे कंट्रोल होता है। यार ये तो टेक्निकल सवाल है, इसको तो लिखना भी कम पड़ेगा, जवाब लिखा हुआ है, जवाब तो आप ही ने लिखा होगा ना। हाँ, तो क्या क्या वजह है, कैसे कंट्रोल करते हैं पानी के फ्लो को? डैम
कैनाल। डैम से। अच्छा, डैम में तो चले, सारा पानी आपने डैम में डाल दिया, आगे नहीं जाएगा जब तक डैम का दरवाज़ा नहीं खोलेंगे। कैनाल से। ठीक है, कैनाल से कैसे कंट्रोल होता है? पानी बहता हुआ आ रहा है, आपने एक कैनाल इधर निकाल दी, एक कैनाल इधर निकाल दी, फ्लो कंट्रोल हो गया। हाँ चाहे आप आगे जाके फिर मिला दें इसको, लेकिन अब इसका ज़्यादा लंबा रास्ता निकालें, इसका छोटा रास्ता निकालें, तो वो ट्रैवल करने की वजह से ये पानी देर से यहाँ पहुँचेगा। तो गेम ही सारा ये था, मैंने आपको बताया कि यहाँ से 200 पानी आ रहा है, आगे 200 की गुंजाइश नहीं है, 100 की गुंजाइश है, तो आपने 100 को यहाँ से भेजा जो छोटा रास्ता था, 100 को लंबे रास्ते से भेज दिया, छोटे रास्ते वाला निकल के गुजर गया, उसके बाद बड़े रास्ते वाला आ रहा है आराम से। तो ये जो मैनेजमेंट है, टाइमिंग की मैनेजमेंट है सारी की सारी, वो आप अगर कैनाल से कर सकते हैं तो कैनाल भी अपने चैनल के थ्रू उसको आप यूज़ कर सकते हैं। और ज़ाहिर कैनाल भी कहीं ना कहीं यूटिलाइज तो हो रही है ना, सारा सिर्फ बहता हुआ आगे ही नहीं जा रहा, बल्कि वो कहीं यूटिलाइज भी हो रहा है। तो यस, कैनाल से हो सकता है। देख के क्यों बता रही है, ऐसे ही बताओ। हवा नहीं है इसमें, ये जी, वाला। और बताइए, फ्लो ऑफ वाटर कैसे कंट्रोल हो सकता है नाबिया? ए भाई दरख्त लगा अम्मार भाई, के। छुट्टियां नहीं किया करो यार। सर, अच्छा जी, बोले। दरख्त लगा के। दरख्त लगा के फ्लो ऑफ वाटर चलें, ये रेन वाटर की बात हो रही है। बारिश होती है तो दरख्त क्या करते हैं, एक तो फ्लो ऑफ वाटर तोड़ तोड़ देते हैं, देते हैं। पानी फैल जाता है, दूसरा एब्जॉर्ब भी तो करते हैं ना, कुछ ना कुछ तो उनकी जज्ब भी कर रही हैं। हाँ, ये बात ना है कि बहुत तेज़ बारिश होगी तो सारा वही नहीं जज्ब कर लेंगी, लेकिन दूसरा है कि वो थोड़ा सा उसको तोड़ती हैं, उसके फ्लो को। ओके, ट्री प्लांटेशन। और अच्छा, सवाल वैसे दरिया का था ये, एक्सप्लेन हाउ फ्लो ऑफ वाटर इज कंट्रोल, तो दरिया के बारे में ज़्यादा फोकस करें। बैराज एक चीज़ होती है, डैम से अलग होता है, इसलिए बैराज को अलग से डिस्कस करना चाहिए। डैम के लिए तो आपको बाकायदा 2 पहाड़ चाहिए होते हैं, उसके बीच की जगह चाहिए होती है, वहाँ पे आप दीवार खड़ी करते हैं, पानी की झील बनाते हैं, पूरा एक अलग तरीका है डैम का। बैराज तो बहते हुए रिवर पे भी खड़ा कर लेते हैं आप, बहते हुए दरिया पे दरवाजे लगा देते हैं, तो उसके थ्रू भी आपने सुने होंगे बैराज हमारे कराची पाकिस्तान में, गुद्दू बैराज और सक्खर बैराज। कभी देखा है सक्खर बैराज से गुजरे तो बहुत दफ़ा होंगे आप लोग, रुक के देखा है कभी? नहीं, कभी दूर से चलते हुए देखा है? लोहे के गेट्स लगे हुए हैं। दरिया में पानी ओवरफ्लो भी बारिश की वजह से होता होगा ना? दरिया में पानी ओवरफ्लो दोनों वजह से होता है, बारिश की वजह से होता है, दूसरे दरियाओं में पानी जो ज़्यादा आया उसकी वजह से होता है, खासतौर पर दरिया सिंध जो है सर वो वो भी होता है ना, बारिश या अंडरग्राउंड। पिघलने की वजह से भी होता है। अंडरग्राउंड स्टोरेज क्रिएट करके फ्लो ऑफ वाटर रोका जा सकता है। अगेन ये दरिया के स्टोरेज, दरिया के फ्लो की बात हो रही है, ये ध्यान में रखिएगा। आप खाली ड्रेनेज की बात कर रहे हैं कि ड्रेनेज को कैसे, तो ड्रेनेज तो हर तरह का होता है जैसे कि आप बोल रहे हैं, लेकिन अगर सवाल दरिया पे फोकस्ड है तो फिर आपको अंडरग्राउंड की का तस्करा इतना हेल्प नहीं करेगा, ये बैराज, कैनाल और डैम ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। अच्छा, फिर सवाल है, एक मैप दिया हुआ है, उसको पूछा हुआ है कि यहाँ पे रेनफॉल कम क्यों होता है, एक्स बना हुआ है, वो जगह कौन सी है, कोई बता सकता है वही कौन सी जगह है ये? आप बता सकते लोअर सिंध हैं? ये है, एंड अपर पंजाब। ये एक्स एक्स एक्स, ये है डेजर्ट एरिया। डेजर्ट। नहीं याद हुआ अभी तक आपको? अम्मार कहाँ हो बेटा? सर अपनी वीडियो में देखेगा। अच्छा अच्छा, तो ये बताइए कि डेजर्ट एरिया जो है वहाँ पे रेनफॉल कम क्यों होता है? डेजर्ट्स में रेनफॉल क्यों कम होता है? उल्टा नहीं पूछ लिया इन्होंने, वैसे आपका जहन ये नहीं बोल रहा कि उल्टा नहीं पूछ लिया, रेनफॉल कम होता है तो डेजर्ट बनते हैं ना, तो डेजर्ट होते हैं तो रेनफॉल कम क्यों होता है? तो डेजर्ट ऐसे एरिया में होते हैं जहाँ, ऐसे एरिया में होते हैं जहाँ सम हाउ रेनफॉल के जितने भी रीजन है ना वो कम हो जाते हैं। नंबर 1, जो विंड्स हैं वो किसी वजह से वहाँ नहीं पहुँच पाती, रेनी विंड्स, एवेपोरेशन वाली विंड्स वहाँ नहीं पहुँच पाती। जो रेनफॉल हमारे पास है उनको हम सोच लें, जैसे कि मूनसून का वो रास्ता नहीं है जिसकी वजह से यहाँ रेनफॉल नहीं होता। एक इंडिया से बहती हुई आके आगे पंजाब निकल जाती है, दूसरी इंडिया की नोक से टकराती है, इसकी वजह से यहाँ तक नहीं पहुँच पाती, आगे जाती है, गवादर तक निकल जाती है। तो ये वाला सेक्शन जो है ना थोड़ा सा डिप्राइव्ड सेक्शन है जहाँ बारिश नहीं हो पाती, तो एक वजह है कि मानसून विंड्स जो हैं वो
डाइवर्ज हो चुकी होती हैं, वहाँ नहीं पहुँचती। और क्या वजह है? इसी तरह से रिलीफ रेनफॉल यहाँ नहीं होता, क्योंकि इतनी एवेपोरेशन ही नहीं है, दरख्तों में से इतना पानी ही नहीं निकल रहा, ट्रांसपायरेशन ही नहीं हो रही, इतना पानी हवा में मौजूद ही नहीं है। इसलिए ऐसा हो ना, गर्मी ज़्यादा हुई, अचानक से फर्श पे पानी बहुत पड़ा था, लैंड पे पानी बहुत था, दरख्तों में से पानी बहुत निकल रहा था, वो हवा में जाके बादल बन गया और वो बरस गए। तो वो भी नहीं है ही नहीं पानी नीचे से ऊपर जाने के लिए, तो और बादल ये कैसे कोस्टल बरसेंगे? एरिया नहीं होता। और फिर आपके पास कोई भी और सोर्स नहीं है जहाँ से कि आप पानी हवा में पहुँचा सकें। तो ये दो बड़े मेजर रीज़न जो है ना वो ये हैं कि एक तो ये उन विंड्स के रास्ते में नहीं आता जहाँ से कि मानसून या वेस्टर्न डिप्रेशन या कोई और आ रही है। दूसरा है कि रिलीफ रेनफॉल भी नहीं हो पाता, क्योंकि हवा में इतनी नमी है ही नहीं, तो इसलिए यहाँ पे बारिश कम होती है। पीरियड ओवर हो गया है। डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉइल इरोजन इन बलूचिस्तान। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाक़ों में सॉइल इरोजन मुख्तलिफ तरह से हो रही है। एक मैप दिया हुआ है उन्होंने, तो उन्होंने दिखाया हुआ है कि जहाँ डॉट्स हैं ये वाले, वहाँ पे सॉइल इरोजन ज़्यादा है, और जहाँ ये वाले डॉट्स हैं वहाँ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आते हैं। तो ऊपर सॉइल इरोजन क्यों है, छोटा सा सवाल है। क्योंकि बरसात, सॉइल इरोजन कब होती है? मिट्टी भुरभुरी होकर कब बहने लगती है, बह जाती है? जब बरसात कम होती है, दरख्त कम होते हैं, अंडरग्राउंड वाटर कम होता है। तीनों चीज़ें यहाँ मौजूद हैं। ये भी बलूचिस्तान का जो निचला पहाड़ी इलाका है, ये भी डेजर्ट टाइप एरिया है। पहाड़ ऊंचे ना होने की वजह से बादलों को ट्रैप नहीं कर पाता। मोन्स, ये यहाँ की बात हो रही है, और ये यहाँ तक। तो चूंकि बलूचिस्तान बोला ना उन्होंने, तो फिर बलूचिस्तान को ही कवर करेंगे। तो पहाड़ बहुत ऊंचे नहीं है, तो बादलों को ट्रैप नहीं कर पाते। वेस्टर्न डिप्रेशन भी यहाँ से हल्का फुल्का बरसा के पंजाब की तरफ निकल जाता है, तो बरसात कम होती है। कोस्टल नहीं, कोस्टल की बात नहीं हो रही है। देखिए कोस्टल पे अलग अलग डॉट्स बने हुए हैं, और सॉइल इरोजन ऊपर हो रही है। कोस्टल पे उन्होंने नहीं दिया हुआ कि जी ये सॉइल इरोजन की बात करें। कोस्टल पे तो उन्होंने ट्रॉपिकल साइक्लोन का जिक्र किया, जो कि आगे आएगी बात। तो क्लाइमेट जो ड्राई है वो है असल रीज़न। बारिश कम है, सब सॉइल वाटर कम है, रिवर्स का फ्लो कम है, और हल्का फुल्का पहाड़ी इलाका होने की वजह से एक होता है ना, चलो इलाका नीचे था, पहाड़ नहीं होते तो खुद बारिश नहीं हुई तो कहीं और से बारिश होती हुई यहाँ बहती हुई आ गई। पहाड़ी इलाका तो बहती हुई भी कहीं से नहीं आएगी, अपनी ही बारिश कर चाहिए होगी उसको। ठीक है ना? तो ये 3 नंबर का छोटा सवाल था। वाई द ड्राई क्लाइमेट ऑफ बलूचिस्तान इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ सॉइल इरोजन। अभी सारी बातें की मैंने कि जब ड्राइनेस होगी तो मिट्टी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अपने आप में जो उसके बॉन्ड है वो आहिस्ता आहिस्ता लूज़ हो जाएंगे, वो बिखरना शुरू हो जाएगी। सॉइल इरोड होके कहाँ जाती है? यार ये तो जवाब आप दे दें, कम अज़ कम माइक का कोई तो इस्तेमाल हो। जी, सॉइल इरोड होके कहाँ जाती है? रिवर्स से होती हुई समंदर में। सबसे पहले दरिया में शामिल हो जाती है, और दरिया से बहती हुई समंदर में चली जाती है। डस्ट स्टॉर्म्स भी आते हैं अगर एक लिमिट क्रॉस हो जाए ना, और कहीं दरिया भी बचा ही ना। सॉइल इरोड हो रही है, इतनी इरोड हो गई कि अब दरिया भी नहीं बचा जो उसको लेके जाएगा कहीं समंदर तक, तो फिर वो हवा में शामिल होती है। और इसका सही तजर्बा आपको जो है वो गल्फ़ एरियाज़ में होगा, कतर में, सऊदीया में, यहाँ पे दुबई में। डस्ट स्टॉर्म आता है तो ऐसा खतरनाक चीज़ होती है वो कि आपको सब दिखना बंद हो जाता है। ठीक है। हाउ कैन सॉइल बी प्रोटेक्टेड इन एरियाज ऑफ लो एंड अनरिलायबल रेनफॉल। क्या करेंगे? अनरिलायबल रेनफॉल है, सॉइल को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या करेंगे? चलें ये लास्ट सवाल करते हैं। बता दो। नहीं आज हम बात नहीं बताएंगी? अच्छा, वैसे भी नहीं आ रहा था। अच्छा, तो ये बताएं कि सॉइल इरोजन से रोकने के लिए क्या करना चाहिए, मिट्टी इरोड ना हो। सबसे पहले तो ये बात इन्होंने डेजर्ट की नहीं की, गौर से सुने। ये इन्होंने कहा स्कैंटी रेनफॉल है, मतलब कभी है कभी नहीं है, इस टाइप का रेनफॉल वाला इलाका है। एक तो आपको इरोजन के साथ ही ना सबसे पहले दरख्त को लेके आना चाहिए। दरख्त की जड़ें इतनी नीचे चली जाती हैं बाद औक़ात कि बारिश नहीं भी हो नीचे से पानी खींच लेता है। ठीक है, तो जब दरख्त के पास पानी अवेलेबल हो गया तो उसने आसपास की मिट्टी को पकड़ लेना है। तो ये ट्री जो है वो सबसे पहला सबसे इम्पोर्टेंट तरीका है इरोजन को रोकने का। इवन उन इलाकों में भी, अब ये प्योर डेजर्ट एरिया में तो नहीं उगेगा, लेकिन उन्होंने कहा ना कि ये प्योर डेजर्ट एरिया नहीं है, कभी बारिश हो रही है कभी नहीं हो रही,
तो ये वाली जगह पे सॉइल इरोजन को रोकने के लिए दरख्त एक बहुत अच्छा ज़रिया है, नंबर एक। नंबर दो जो है वो आप कैनाल्स को एक तो क्रिएट करें। अब कैनाल क्रिएशन एक अपनी जगह बहुत सारे मसले रखता है, लेकिन कैनाल्स क्रिएट करें और उन इलाकों तक पहुंचाएं जहाँ पानी कम है, ताकि वहाँ की सॉइल इरोजन कम हो जाए। ये हो सकता है। कैनाल्स क्रिएट की गई हैं अगर पहले से, तो कैनाल्स को की लाइनिंग को सॉलिड कर वो कर लें, पक्का कर लें। लाइनिंग को आप जो है वो ब्रिक लाइनिंग कर लें, या उसको क्या कहते हैं, आरसीसी लाइनिंग कर लें, उसको सीमेंटेड लाइनिंग कर लें। जो आपकी कच्ची लाइनिंग है ना, तो उसमें मसला ये है कि पानी काफ़ी ज़ाया होता है। तो वो अगर आपको किसी ऐसी जगह पहुंचाना भी है जहाँ सॉइल इरोजन हो रही है, वहाँ पहुँचते पहुँचते तक पानी ख़त्म हो चुका होता है, नहीं पहुँचता प्रॉपर्ली। तो ब्रिक अपना आपकी लाइनिंग जो है, कैनाल लाइनिंग जो है, वो भी हेल्प करती है कि आपके पास ज़्यादा पानी अवेलेबल होता है आगे पहुँचाने के लिए। ठीक है। और क्या हो सकता है? आखिरी बात फार फेस्ट है लेकिन अच्छी बात है, आर्टिफिशियल रेन कर लें। ये एक रास्ता है ना। आर्टिफिशियल रेन करेंगे, बरसात होगी, ज़मीन की मिट्टी नम हो जाएगी, सॉइल इरोजन का मसला हल हो जाएगा। तो देखिए मैंने कुछ सवाल कवर किए हैं सिर्फ ये समझाने के लिए कि किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो आ रहे हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। थोड़ा सा आइडिया आपको होना चाहिए है कि क्लाइमेट में क्या 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 पूछा जाता है, और जवाब देने की मैंने थोड़ी सी आपको गाइडलाइन दी है। इसकी बुनियाद पे थोड़ा मज़ीद आप काम करें। मार्क स्कीम्स मौजूद हैं, ये सारी बातें जो मैंने कही ये सब मार्क्स में ही मौजूद हैं। कोशिश करें कि लंबे लंबे ऐसे ना लिखें, टू द पॉइंट बात की जाए, लेकिन की पैराग्राफ फॉर्म में ही जाए। पॉइंट करके वो पॉइंट 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 करके ना की जाए, इनको बात पैराग्राफ फॉर्म में ही पसंद आती है। ठीक है। सर आंसर बनाने मुश्किल होती है। आन, आंसर बनाने मुश्किल आता होते है हैं। ना तो मतलब उसको लिखने में। जी, ये बेटा प्रैक्टिस से होगा कि अगर आप एक दफ़ा लिखेंगे, उसको मार्क्स स्कीम से कंपेयर करेंगे, किस तरह से बात उन्होंने फॉर्म किया और किस तरह से आपने किया, उसका डिफरेंस देखेंगे, फिर आप कहेंगे अच्छा नेक्स्ट टाइम मैं भी इसको ऐसे करने की कोशिश करती हूँ। हम लोग ठीक है। पास पेपर में से लिखते हैं सॉल्व। सॉल्व में से देखते हैं ना, तो सॉल्व भी वैसे तो मार्किंग स्कीम से देख के ही कर रही है अक्सर। हाँ। अक्सर सॉल्व मार्किंग स्कीम से निकाली है। और एक काम ये भी किया करें कि आप मुझसे चेक भी करवा लिया करें। जब आपने पूरा सोल्यूशन बना लिया तो मुझसे चेक भी करवा लिया करें। ठीक है। तो यहाँ पे हम वीडियो ख़त्म करते हैं। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। और अम्मार भाई आपको ख़ास तौर पर अल्लाह हाफ़िज़ टाइम पे आ जाया करें।